Hello students, here we are having a topic that is internal resistance of the cell and its potential difference and its EMF. तो ये अपनी यूनिट 2 है बेटा, और इस यूनिट 2 में वी हैव टू स्टडी अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. It is the resistance offered by the electrolyte of the cell to the flow of current between its electrodes. ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो भी हमारा सेल होता है उस सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड. आप लोगों को पता है. और वो एनोड और कैथोड आपके एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होते हैं बेटा. जो भी आपका एनोड कैथोड है ये आयंस में ब्रेक होता है, और आयंस में ब्रेक होकर के एनोड से कैथोड, कैथोड से एनोड आपके आयंस क्या कर रहे होते हैं, फ्लो हो रहे होते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रोलाइट वहां पर प्रेजेंट है आपके सेल के अंदर, इट विल स्टार्ट ऑफरिंग द रेजिस्टेंस. और वही जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा आयंस के फ्लो में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. This internal resistance depends on the following factors. Number one, the nature of the electrolyte. As you people already know that there are so many type of electrolyte. 11th standard में आपने पढ़ा होगा बेटा, weak electrolyte, strong electrolyte. तो जो भी उसका नेचर होगा, उस नेचर के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपके आयंस को रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा, पहली चीज. सेकेंड इज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. ऑब्वियस सी बात है, वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, किसका कितना कंसेंट्रेशन ज्यादा है, किसका कंसेंट्रेशन कम है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन कोई जो भी जैसा भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसके कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी आपका डिस्टेंस है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जो भी आपके डिस्टेंस होगा, मतलब ये अगर एनोड है, ये कैथोड है, इन दोनों के बीच में जो भी आपकी डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस के ऊपर भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा बेटा, डिपेंड करेगा. चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी ये एरिया डिप्ड है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में, कॉमन एरिया जो डिप्ड होंगे हमारे इलेक्ट्रोलाइट में, इसके ऊपर भी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा. तो जितना ज्यादा ये एरिया होगा उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का होता है वो इंक्रीज होता है जब आप क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस फिफ्थ वन बेटा. व्हाट इज दिस पॉइंट, इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. मतलब अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कराएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. So these are the following factors on which the internal resistance of the cell depends. Now, अभी तक हम लोग जो सेल बनाते थे बेटा, वो सेल कुछ ऐसा ही बनाते थे हम लोग. जब सर्किट में हम दिखा रहे होते थे तो हम ये मान रहे होते थे कि यहाँ पर जो भी ये हमारा सेल है, इस सेल, ये सेल जो है ये एक आइडियल सेल है. और आइडियल सेल का मतलब ये है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना है, 0. बट ऐसा नहीं हो सकता भैया कि कोई भी सेल आइडियल हो. ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आपके करंट के फ्लो में दे रहा होगा. सो टू रिप्रेजेंट दैट रेजिस्टेंस देयर आर सर्टेन सिंबल्स. लाइक इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये मेरा एक सेल है, इस सेल के जस्ट बगल में मैं एक छोटा सा अगर रेजिस्टेंस बना दूं और इसको नाम दे दूं R, तो दिस शोज दिस इज द कंप्लीट सेल whose internal resistance is R. दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको एक सेल बनाकर दे देगा और इस सेल के पास ही आपको कुछ ऐसा 2 वोल्ट एंड 2 ओम कुछ इस तरीके से लिख कर देगा बेटा. तो दिस ऑल्सो मीन्स कि ये आपको क्या शो किया हुआ है कि ये आपका सेल है और इस सेल का क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो सिंपल सी बात ये है कि अभी तक जो भी मुझे सेल दिया जाता था, इसका ईएमएफ हम लोग क्या मानते थे, ई, जो आइडियल सेल होता था. अब अगर इसका इसका ईएमएफ ई है और मैंने कोई भी अगर एक रेजिस्टेंस आर अमाउंट का यहाँ पर प्लेस किया हुआ है बेटा, तो इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल क्या मानते थे कि भैया अगर इस सेल का ईएमएफ ई है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा. लेकिन अब तो ये सेल क्या करेगा, अगर ये सेल आइडियल नहीं है, मतलब ये कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल अक्रॉस, इफ the cell is not ideal, then the EMF will not be, EMF is not equal to the potential across the resistance, potential across the
रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि बेटा पोटेंशियल क्या हुआ करता था, वर्क डन हुआ करता था। तो अब तो जो आयंस हैं, उन आयंस को सबसे पहले काम क्या करना है, उस इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकलने के लिए भी काम करना है, उस इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करने के लिए भी उन्हें क्या करना है, वर्क करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी तक जब हमारा ये आइडियल सेल होता था तो हम क्या कहते थे कि ये जो भी इसके पास पोटेंशियल है वो सारा का सारा पोटेंशियल आपका इस आर के अक्रॉस आपको दिखाई देगा। लेकिन अब अगर हम प्रैक्टिकल सेल की बात करें तो प्रैक्टिकल सेल के पास तो है अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, और अगर उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इस सेल से मैं कोई भी अगर रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट करूंगा तो इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल जो है वो ई के बराबर नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात, हमें आज वही रिलेशन निकालना है कि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ईएमएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है बेटा हमने कि सपोज ये है हमारा एक सेल जिसका ईएमएफ आपको दिया हुआ है ई, और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको स्मॉल आर। इसको आपने कनेक्ट कर दिया, एक एक्सटर्नल आपका लोड है। एक्सटर्नल लोड मतलब कोई भी चीज, कोई भी अप्लायंस आप जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अक्रॉस जो आपका रेजिस्टेंस, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा, आर रेजिस्टेंस है। तो जो भी इसका आर रेजिस्टेंस है, इसके अकॉर्डिंग अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर करंट फ्लो कराने की कोशिश करूंगा बेटा, तो करंट देखो कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से आई अमाउंट का करंट जाएगा, और यही आई अमाउंट का करंट मेरा यहाँ से फ्लो होता हुआ यहाँ पर वापस जा रहा होगा। यही हमारा आई अमाउंट का करंट हो गया। तो सिंपल सी बात कि अगर मुझे इसके अक्रॉस अब पोटेंशियल निकालना है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ। और अगर मैं यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करूंगा बेटा, तो देखो सीधे सीधे ईएमएफ तो एक ही है और वो ई के बराबर है क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, एंड दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, क्योंकि एक ई आई अमाउंट का ही करंट फ्लो हो रहा है बेटा, और वो अमाउंट है कितनी, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इसके अक्रॉस जो भी मुझे पोटेंशियल ऑब्जर्व होगा, वो पोटेंशियल कितना ऑब्जर्व होगा बेटा, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा दैट विल बी आई इंटू कैपिटल आर। भैया इस कैपिटल आर के अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है तो वो आई इंटू आर ही होगा। और आई की वैल्यू मैंने निकाल ली विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। जब मैंने आई की वैल्यू निकाल ली है तो ऑब्वियस सी बात है मैं अब यहाँ पर पोटेंशियल भी निकाल पाऊंगा, और वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, आई इंटू आर इज दी पोटेंशियल। तो आई की जगह पर मैंने वैल्यू रख दी ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपल सी बात ये कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी आर प्लस वी स्मॉल आर इज इक्वल टू ई आर, कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहां से अगर हमें आर निकालना हुआ तो हम कैसे निकाल लेंगे, देखिएगा, वी आर इज इक्वल टू ई आर माइनस वी आर, R will be equal to E by V minus 1 into R. So this will be the formula to find the internal resistance of the cell. Here we can have some more relations also, like here E is equal to I into R plus IR. So what I can write is E is equal to I into R को क्या लिख सकते हैं बेटा, V plus इसको क्या लिख पाएंगे, IR. So here we have certain relation that if I need to find the current through such kind of circuit, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आ गई बेटा, थर्ड इक्वेशन ई और वी में हमारे पास आ गई विद आई और आर। तो हमें ये तीनों के तीनों रिलेशंस याद रखने हैं, और ये तीनों रिलेशंस हमें किसमें हेल्प करेंगे, ये तीनों रिलेशंस हमें पोटेंशियल रेजिस्टेंस, ईएमएफ रेजिस्टेंस, वी और आई के बीच में ग्राफ कैसे बनेंगे हमारे, या ग्राफ किस तरीके से बन रहे होंगे बेटा, उस चीज को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करेंगे। सो नाउ हियर वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, characteristics curve of a cell. First one is, if somebody says draw a graph between V versus capital R,
V और कैपिटल R के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो बेटा V और कैपिटल R, E और कैपिटल R के बीच में ग्राफ बनाना है। तो E जो है, E क्या है हमारा, EMF है, और ये EMF है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम सेल खरीद कर लाए हैं वो जब हमारा ओपन सर्किट में रखा है तो उसके पास जो एनर्जी है दैट इज EMF। तो सिंपल सी बात ये, अब मैं इस सेल का EMF क्या कभी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा? जो 9 वोल्ट का सेल है उसको मैं किसी के भी अक्रॉस लगाऊं, क्या उसकी वैल्यू 9 वोल्ट से कम या ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो सिंपल सी बात ये कि यहाँ पर जो भी मेरा EMF होगा, यहाँ पर मेरा EMF चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि EMF कभी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। EMF क्या होता है? जब कभी भी आप किसी सेल को ओपन सर्किट में रखेंगे, मतलब मैं दुकान से किसी सेल को जब मैं खरीद कर लाया और उस पर जो भी वैल्यू लिखी गई है बेटा, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, उसको हम बोलते हैं EMF। जब मैंने उसको सर्किट में लगा दिया तो अब मुझे उस सर्किट में क्या मिलेगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये अपनी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब हम बात करेंगे बेटा दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की, और जो हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारी V वर्सेस R। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज V वर्सेस R। अब मुझे V और R में रिलेशन देखना है कि V जो है वो हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगी। So here what I am going to do is I am going to pick this equation. This is also equation number 4. So using equation 4, using equation 4, and what is that equation? That equation is V is equal to E upon R plus R into कैपिटल R। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां पर अगर मुझे रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, कैपिटल R और V के बीच में रिलेशन निकालना है, तो R जो है वो न्यूमरेटर में भी है और R जो है वो डिनोमिनेटर में भी है। तो सबसे पहले तो R को एक जगह पर प्लेस करते हैं। तो हमने क्या काम किया बेटा, मैं अगर इसको डिवाइड और डिवाइड कर दूं, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, किससे, कैपिटल R से, तो ये देखो क्या मिलेगा, E R अपॉन R अपॉन R प्लस R अपॉन R। तो R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो E अपॉन 1 प्लस R अपॉन कैपिटल R। तो सिंपल सी बात ये कि मुझे यहाँ पर जो V का रिलेशन मिला वो कितना मिला बेटा, E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये रिलेशन मुझे देखने को मिला है। अब मैं यहाँ पर कुछ अजम्पशन ले लूं कि अगर मान लो मुझे ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, मुझे ग्राफ बनाना है V और R के बीच में बेटा। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहले अगर मैं R की वैल्यू 0 मान लूं, R की वैल्यू कितनी मान ली, 0, तो देखो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि भैया R की वैल्यू 0, मतलब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो भी मेरा सेल है वो ओपन सर्किट में रखा है। तो यानी कि ये देखो 1 प्लस R अपॉन R की वैल्यू 0 रखी, तो 0 मतलब किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इंफिनिटी। और अगर किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा बेटा, इंफिनिटी मिलेगा। इंफिनिटी मिलेगा तो V इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। और किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू कितनी आती है, 0। मतलब जब R की वैल्यू 0 हो गई तो यहां से क्या रिलेशन आया, इफ R इज इक्वल टू 0 तो V की वैल्यू भी कितनी मिलेगी आपको, 0 ही मिलेगी। तो ये हमने पहली कंडीशन लगाकर देखी। तो हमें ये समझ में आ गया कि पहला पॉइंट तो अपना यही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर V0 और R0। दूसरी कंडीशन अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूं बेटा, तो R को जब मैं स्मॉल r के बराबर रखूंगा, R को मैंने किसके बराबर रखा, स्मॉल r के बराबर, तो देखो मुझे यहाँ पर क्या चीज मिलेगी बेटा, V इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस R अपॉन कैपिटल R। तो देखो V इज इक्वल टू क्या लिख पाऊंगा मैं, E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r विल गेट कैंसिल आउट, तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि ये मुझे कितना मिला बेटा, E/2 मिल गया। मतलब ये कि जब R इज इक्वल टू स्मॉल r है तो V जो होगा वो E/2 के बराबर होगा। ये मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया। किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए टोटल, 3 पॉइंट्स चाहिए। तो तीसरा पॉइंट निकालने के लिए
हमने आर की वैल्यू को इनफाइनाइट रख दिया, आर की वैल्यू को अब कितना रख दें, इनफाइनाइट। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया, जब हम क्या रख रहे हैं, आर को इन्फिनिटी रख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e अपॉन 1 प्लस आर अपॉन इन्फिनिटी। तो r अपॉन इन्फिनिटी विल बी 0, दैट मीन्स v इज इक्वल टू कितना हो गया, e अपॉन 1 प्लस 0, यानी कि ये हो गया e के बराबर, यानी कि r की वैल्यू जो हमारी इन्फिनिटी हो गई, तो v की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, e के बराबर मिलेगी। If I'll plot all these 3 points, तो सपोज r इज इक्वल टू r, ये एक पॉइंट है, तो यहां पर r इज इक्वल टू r पर मुझे क्या मिला, मुझे ये वैल्यू e/2 के बराबर मिली। और यही वैल्यू जब e के बराबर हो गई, कब e के बराबर हो गई, जब ये रेजिस्टेंस आपका इंफिनिटी हो गया, यानी कि यहां पर आपका ईएमएफ कितना हो गया बेटा, e हो गया आपका ईएमएफ। सो दिस इज दी सेकंड ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ था हमारा e और r के बीच में, तो e तो भैया बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है बेटा, ये हमने बिल्कुल जब ईएमएफ की बात की थी तब भी हमने बताया था कि जो भी हमारा ईएमएफ होता है वो कभी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा केस हमने देखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस और कैपिटल आर के बीच में आपको कैसा रिलेशन देखने को मिलेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी, और ये सारी की सारी कैलकुलेशन के पीछे यही चीज है कि हमने किरचॉफ्स लॉ से पहले आई निकाला, फिर हमने बेटा वी निकाल लिया, फिर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन भी निकाल लिया, और E इज इक्वल टू E और V में भी हमने रिलेशन निकाल लिया। तो उन्हीं में से एक रिलेशन की हेल्प से, इक्वेशन 4 की हेल्प से हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर V और कैपिटल R में एक सिंगल रिलेशन आइडेंटिफाई किया, और वही जो रिलेशन है बेटा, उसी रिलेशन की हेल्प से हमने क्या किया, 3 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किया, और इन तीनों पॉइंट्स से मुझे क्या मिल गया, मुझे यहाँ पर V और R के बीच में एक कर्व मिला, जो कर्व मुझे पता होना चाहिए कि ये कर्व किस तरीके से बनेगा। तो मुझे क्या समझ में आया कि जब r की वैल्यू स्मॉल r के बराबर होगी तो मेरा ईएमएफ e/2 होगा, जब r की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो ऑब्वियस ही बात है जो भी मेरा पोटेंशियल है वो ईएमएफ के ही बराबर होगा, और जब r की वैल्यू 0 होगी तो v की वैल्यू भी कितनी होगी, कोई भी किसी भी तरीके का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो r की वैल्यू 0 हो गई। हम ऐसे भी देख सकते थे बेटा कि v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, r की वैल्यू 0, अगर मैं r की वैल्यू उसमें 0 रखता हूं तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ये पहला रिलेशन तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा थर्ड रिलेशन की, और थर्ड रिलेशन है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। सो अवर थर्ड केस, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दैट इज v वर्सेस i। अब देखो बेटा v वर्सेस i की बात करेंगे तो e तो बदलता नहीं है, जो भी आपका सेल है उस सेल का ना e बदलेगा ना ही r बदलेगा, क्योंकि वो तो जहां से मैन्युफैक्चर होकर आया है, जो सेल 9 वोल्ट का है वो 9 ही वोल्ट का रहेगा। अब वो अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो उसका 1 ही ओम रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पर ये डेरिवेशन करते टाइम पर यहाँ पर हमारा ये जो e है, ये e क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है, और स्मॉल r भी हमारा क्या है बेटा, एक तरीके से कांस्टेंट है, तो दोनों ही वैल्यूज फिक्स्ड हैं। तो यहीं पर हमने इक्वेशन नंबर 3 को उठाया बेटा, और थर्ड इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, और इसी इक्वेशन को E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, आर वॉज स्मॉल आर, आर वॉज स्मॉल आर। तो v इज इक्वल टू, मुझे v और i के बीच में रिलेशन चाहिए, तो v इज इक्वल टू मैं क्या लिख पाऊंगा, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई आर प्लस ऑफ e, ऐसे ही लिख सकता हूं। अब अगर हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है 11th स्टैंडर्ड में बेटा, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, बिकॉज v मैं जो प्लॉट करूंगा, v को मैं प्लॉट करूंगा y में, ये हो गया v और ये हो गया हमारा i। तो v को जब मैं प्लॉट करूंगा y इज इक्वल टू, अगर मैं इक्वेशन से कंपेयर करूं mx प्लस c, तो x क्या है यहाँ पर, x मेरे लिए i है, दिस इज x। स्लोप कैसी हो जाएगी बेटा, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है मतलब नीचे की तरफ जाएगी। तो सिंपल सी बात ये कि यहाँ पर जब मैं देखूंगा कि बेटा कि i की वैल्यू मेरी 0 हो गई, यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हो कि v इज इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ आई आर प्लस ऑफ e। तो अगर यहाँ पर i की वैल्यू 0 रख दी आपने, तो ये टर्म पूरी 0 हो गई बेटा। तो v इज इक्वल टू कितना मिला आपको, e के बराबर, कब, जब i इज इक्वल टू कितना प्लेस किया आपने, 0 प्लेस किया।
अब सिंपल सी बात कि अगर यहाँ पर एक नेगेटिव फैक्टर है तो वो चीज आपकी डिक्रीज होते जाएगी, और इससे जब आपने कंपैरिजन किया तो कंपैरिजन करके आपको समझ में आया कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी वो कैसी हो जाएगी बेटा, कुछ इस तरीके से होगी आपकी स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ये स्लोप भी आपकी कैसी है, नेगेटिव स्लोप है बेटा, डिक्रीजिंग है। तो आपको समझ में आ रही है यहाँ पर। तो ये जो हमारा यहाँ पर जब आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर हमारा जो ईएमएफ है वो कितना है, वी जो है वो हमारा ई के ही बराबर है। जब किसी भी तरीके का कोई करंट बैटरी से ड्रॉ नहीं होता है बेटा, उस केस में ईएमएफ जो होता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। जब आपने उसको कनेक्ट कर दिया किसी सर्किट में, मतलब क्लोज सर्किट में रख दिया, जब ओपन सर्किट में है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ होता है। लेकिन जब आपने उसको क्लोज्ड सर्किट में रख दिया तो क्लोज सर्किट में कभी भी ईएमएफ आपका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात ये कि यहाँ पर जो आपका ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा विद नेगेटिव स्लोप। तो वो चीज आपको समझ में आ रही है। और यहाँ पर जो स्लोप है, ये जो इसकी स्लोप है, मतलब वी आई ग्राफ बनाने के बाद इसकी स्लोप मुझे क्या दे रही है, माइनस ऑफ आर की वैल्यू देगी, मतलब मुझे नेगेटिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा बेटा। तो ये जो आपके 3 कर्व हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व 1 2, दिस इज सेकेंड कर्व एंड दिस इज योर थर्ड कर्व। इन 3 कर्व के बिना सीबीएसई का पेपर नहीं बनता है। मतलब इन कर्व में से कोई ना कोई ग्राफ आपको जरूर कहीं ना कहीं आपसे बनाने के लिए 1 नंबर में, 2 नंबर में, या इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ये जो 4 इक्वेशंस हैं बेटा, इन चारों इक्वेशन से रिलेटेड आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल भी मिल सकता है और ग्राफिकल क्वेश्चन भी मिल सकता है कि आपको वी और आई के बीच में ग्राफ बनाकर दे देगा और ग्राफ बनाकर आपको क्या बोलेगा कि भैया इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि स्लोप आपकी, जब तक स्लोप नेगेटिव ऑफ स्लोप जो होगी वो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस देगी, तब तक आपको आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बेटा बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। प्लीज गो थ्रू इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।